हेलो एवरीवन, आई एम पारुल एंड यू आर वाचिंग इकॉन इनफ्लेक्ट। और अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 विच इज़ रूरल डेवलपमेंट। So let me give you a review of how it looks in NCERT chapter 5 chapter number 5। हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक 5.1 एंड टॉपिक 5.2 की। 5.2 में जो है 5.1 में तो इंट्रो दिया हुआ है कि क्यों होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, और टॉपिक 5.2 में they will talk about the key challenges. So why should we impose more importance to rural development? The answer is very clear. One, that two-thirds of the population depends on agriculture, and number two, 1/4 of rural India still lives in abject poverty. So these are the two major reasons why it makes important to study rural development. Again, point of caution, I'm only referring to the points in the NCERT, not beyond that. After that, we have what is rural development, which is also the question in NCERT, question number 1. And it is also asking, bring out the key issues in rural development. So if you will answer only about rural development, you will not get full marks. तो आपको key issues भी explain करने पड़ेंगे, and say suppose it comes for 3 marks 4 marks, तो bifurcation पेपर में नहीं होती है, वो आंसर की में होती है जो आपके पास नहीं होगी। तो इसीलिए आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन पे जाओगे। व्हाट डू यू मीन में आप इट्स क्लियरली स्टेटिंग कि आपको मीनिंग लिखना है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 या मैक्स 2 मार्क्स में पूछ लेंगे डेफिनेशन। एंड लास्टली जो आपके की इश्यूज़ हैं वो तो आपको सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, 4 ही हैं और चारों आप एक्सप्लेन करोगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक ऑफ द डेफिनेशन। रूरल डेवलपमेंट जो है इट एसेंशियली फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, या जो कि दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ द वर्ड विलेज इकोनॉमी, बिकॉज अगर आप सिर्फ इकोनॉमी लिखोगे तो उसमें अर्बन एरियाज भी इंक्लूड होते हैं। तो बी वेरी क्लियर अबाउट द डेफिनेशन। After that, the challenges are, there is a requirement to develop human resources in the field of through rather literacy, especially the female literacy, health sector, sanitation, public health. सेकेंडली लैंड रिफॉर्म्स हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े हैं कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, एंड देयर स्टिल नीड मोर, मतलब अलॉट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू बी डन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. Then there's infrastructure development which is required to be done, like electricity, irrigation, etc. And lastly, the alleviation of poverty, which is the need of the hour, कि हमें जो भी वीकर सेक्शन है उनको, जो उनकी एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं या जो उनकी लिविंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आफ्टर दैट वी हैव कि ये जो मैं पिंक में हाईलाइट किया हुआ है ये भी टॉपिक 5.2 का ही पार्ट है, और एक छोटा सा पैराग्राफ है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा 2 अलग अलग पेजेस पे है. ये आपको बता रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द दैट नीड्स टू बी डन इन द रूरल सेक्टर. नंबर 1, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है. नंबर 2, टू डाइवर्सिफाई, कि लोग जो है सिर्फ फार्म एक्टिविटीज़ पे ना रहें. देर आर a lot of options in the non farm activities जो उनको अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो. एंड लास्टली, टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स जो कि ज़रूरत है एट प्रेजेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट करने की. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट, ये जो मैंने अब ब्लू में हाईलाइट कर रही हूँ, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और लास्ट part of topic 5.2 will talk about the performance of agricultural sector, कि अभी तक जो है agricultural sector has not performed very well. Number 1, the growth rate जो है वो 3% per annum से, मतलब वो 3% पर आ गया है between 1991 to 2012, which is very less. Then the gross value added growth rate जो agricultural sector का है, which is less than 1%. and जो public requirement है, या सॉरी, जो public
इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या जो गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी लेस, विच इज़ नॉट एडिक्वेट इनफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ या ये बोलो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसीलिए जो फार्मर्स की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई हैं, और वी कैन सी न्यूज़ पेपर्स हेडलाइंस में हम सुनते हैं कि फार्मर्स दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, या फिर यू ऑल्सो हियर कि वो बहुत हार्श कंडीशंस में रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड इनफ। तो ये सारे रीजंस हैं वाई दिस हैज़ बीन हैपनिंग, एंड सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है रूरल सेक्टर को डेवलप करने की है। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पूरे चैप्टर में हम 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम में ही फोकस करेंगे। इफ़ यू सी इन NCERT टॉपिक नंबर 5.3, अब ये ना मैंने डिवाइड कर दिया, ये जो ग्रीन वाला हाईलाइटेड है, इन दिस वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रेडिट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड जो उसके बाद ये ब्लू वाला हाईलाइटेड है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या प्रॉब्लम थे और उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई रूरल एरिया, रूरल क्रेडिट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सो द नीड इज़, रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और लोगों के पास पैसा नहीं है, फार्मर्स के पास या लोगों के पास रूरल एरियाज़ में इतना पैसा नहीं है टू डेवलप इन एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एंड दूसरा, जो जेस्टेशन पीरियड है एग्रीकल्चर में वो बहुत लंबा है, मतलब जिस महीने हम सीड्स को सो करते हैं और जिस महीने हम हार्वेस्ट करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा महीनों का गैप होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और उस दौरान फार्मर्स को इतना रिटर्न नहीं मिल रहा होता, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता, बिकॉज दे विल ओनली अर्न जब उनकी क्रॉप हार्वेस्ट होकर मार्केट में बिक जाएगी। तो इसीलिए जो है लोगों को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उनको पैसे की ज़रूरत है। तो ये 2 रीजंस की वजह से देयर इज़ अ नीड टू डेवलप द क्रेडिट सिस्टम इन द रूरल एरियाज। Also, this is question number 2 of NCERT, discuss the importance of credit in rural development, कि हमें रूरल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है, क्रेडिट कितना ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर दैट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो क्रेडिट का स्टेट था इकोनॉमी में वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था, ये हम चैप्टर 1 में भी बात कर चुके हैं। देयर वाज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी लेंडर्स ट्रेडर्स एक्सप्लॉयट करते थे बिकॉज फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्रेडिट एग्जिस्ट नहीं करता था, और लोग जो हैं तब मनी लेंडर्स से या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या लैंडलॉर्ड से पैसा लेते थे, एंड दे यूज्ड टू चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड if they fail to do so, they again had to take more loans, and then they get into the situation of debt trap. Also, people were not literate enough, so they got easily manipulated by the landless laborers got easily manipulated by the landlords or the money lenders, and then eventually they landed up into a situation of debt trap. After that, on July 19, 1969, the Prime Minister Indira Gandhi announced the nationalization of 14 commercial Indian banks with deposits of rupees 50 crores. A major change occurred when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the need of rural credit. Basically, एक formal system of credit emerge तो पहले से हो रहा था, लेकिन वो काफ़ी popular होना start हुआ, लोगों में उसकी information मिली लोगों को, लोगों ने people started trusting that system of credit as well. Then there was establishment of National Bank for Agriculture and Rural Development in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. And the Green Revolution was a harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit towards production oriented lending. Basically पहले जो है farmers loan लेते थे, बट दैट वॉज मेजरली फॉर कंजम्पशन पर्पस, कोई सेरेमनी के लिए या फैमिली में कोई पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें पैसा चाहिए. बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, जब
काफ़ी साइंटिफिकली डेवलप टूल्स आ गए, साइंटिफिकली डेवलप टेक्निक्स यूज़ होने लग गई, फर्टिलाइजर्स, ये इरिगेशनल फैसिलिटीज़ यूज़ होने लग गई, तो पीपल रिक्वायर्ड मोर कैपिटल फॉर दैट, एंड दैट इज़ वाई जो लोन था उनका, दैट द रीज़न ऑफ दैट लोन बिकम देयर प्रोडक्शन। तो वो जो एक ट्रेंड था वो कंजम्पशन ओरिएंटेड लैंडिंग से प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। After that, if you see in NCERT, I have highlighted the one in the green. ये सारा portion जो है ये बात करेगा कि क्या structure है formal system of credit का, and also it will talk about the self-help groups, the microcredit programs, and lastly this blue one will talk about the critical evaluation of the रूरल क्रेडिट सिस्टम। मतलब हम उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। So now we'll talk about the structure of the formal credit system, or the institutional structure of rural banking. Still today consists of a multi-agency institutions, which includes commercial banks, regional rural banks, cooperatives and land development banks. But in सभी का जो एक apex bank है वो RBI ही है, और वही जो है सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं क्रेडिट के वो ले डाउन करता है फाइनेंशियल सिस्टम के इन आवर कंट्री। एंड सेकेंडली दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडिक्वेट क्रेडिट एट अ चीपर रेट। सो जो मनी लेंडर से लोग पैसे लेते हैं कंपैरेटिवली उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। After that, we'll talk of the self-help groups, which is answer to question number 3 in NCERT. Now, if we talk about it, we will discuss it in 3 parts. One, the need. First, it is to fill the gap in the formal credit system, क्योंकि formal system में जो है काफ़ी ज़्यादा collateral की ज़रूरत होती है, and people also have not yet developed a trust in the formal credit system. तो इसीलिए जो है लोग अपने they resort to self help groups. दूसरा, how they work. They promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. So it works as a team. उस टीम मतलब एक ग्रुप है और उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एंड दे दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करता है सेविंग्स अमंग द मेंबर्स, एंड हर मेंबर जो है एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ सम जो है कंट्रीब्यूट करता है, एंड वंस द होल अमाउंट गेट्स कलेक्टेड टुगेदर तो वो लोन एज अ लोन दे दिया जाता है टू एनी वन ऑफ द मेंबर्स, एंड फॉर विच they charge a very less rate of interest, and that amount is repayable in small installments back, and फिर से वो collect होकर दूसरे member को, तो this works in rotation, and the merits are by May 2019, nearly 6 crore women in India have become member in 54 lakh women self-help groups, and this has helped in the empowerment of women, and about 10 to 15,000 per self-help group and another 2.5 lakh per self-help group as a community investment support fund are provided as part of renovating fund to take up self-employment for income generation. So these are the major merits of this program. After that, we have the merits of rural banking system, which is also answer to question number 6, which includes merit as well as demerit, because critically evaluate likha hua hai. First, it is that it helped the farmers to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their production needs. Secondly, famines became events of the past, so because people have that better access to better facilities, they now have achieved food security, which is reflected in the abundant buffer stock of grains. The demerit is, with the possible exception of the commercial banks, जो दूसरे formal institutions हैं, they have failed to develop a culture of deposit mobilization. Though you will also see the reference of Jan Dhan Yojana in this chapter. उसकी वजह से जो है जो लोगों ने पैसे जो है formal banking system में डालना start किया है, and second drawback is that agriculture loan default rates have been chronically high because बहुत uncertain occupation है ये, and it is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back loans.
After this, there's a reference of Jan Dhan Yojana in this chapter, which wherein all the adults are encouraged to open bank accounts as a part of the scheme, and there's a question related to this in NCERT. So I have given a detailed explanation of this. Those bank account holders can get 1 to 2 lakh rupees accidental insurance coverage and overdraft facilities for rupees 10,000 and get their wages if they get any government related jobs and works under Manrega. Old age pension and other social security payments of the government are transferred into those account and कोई minimum bank balance रखने की भी ज़रूरत नहीं है. This has led to more than 40 crore people opening bank accounts. And indirectly this has promoted thrift. लोगों ने पैसा बचाना सेव करना शुरू किया है and efficient allocation of financial resources particularly in rural areas. And lastly, banks also could mobile funds of more than rupees 1,40,000 crores through these accounts. So this was all about topic number 5.1, 5.2 and topic 5.3. If you have liked my video, then do please subscribe to my channel. And also I have recently I have shared a lot about G20, so you can go to my channel and watch those videos in the shorts option. And thank you so much for watching.